नाजरीन, हमारी आज की वीडियो एक ऐसी तकरीर पर है जिसने अमेरिका समेत दुनिया की तमाम ताकतों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी ललकार जिसने ऐवानों में सन्नाटा तारी कर दिया और मुसलमानों के दिलों को फख्र से भर दिया, क्योंकि आज मुसलमानों को एक ऐसा लीडर मिल चुका है जो ना किसी सुपर पावर से डरता है, ना किसी आलमी दबाव को खातिर में लाता है। एक ऐसा रहनुमा जो हर फोरम पर कुफर की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के इनकलाबी सदर इब्राहिम ट्रावरे की, जिन्हें हाल ही में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया, जहां दुनिया भर के ताकतवर ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे। जब इब्राहिम ट्रावरे को खिताब के लिए बुलाया गया तो जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचे, उनकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज मुसलमानों के जख्मों पर मरहम की तरह लगा और हर जुमला बातिल के ऐवानों में जलजले की तरह गूंजा। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज मुसलमानों के हक में बात करते हुए किया, उन मजलूमों का जिक्र किया जिन पर दुनिया भर में जुल्म हो रहा है। लेकिन अगला लम्हा कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा ले आया जब इब्राहिम ट्रावरे ने अमेरिका का नाम लेते हुए एक ऐसी बात कही जो जैसे हर दिल में गूंजने लगी। उन्होंने दुनिया के सामने दो टोक अंदाज में कहा, अब हमें हमारी बेटी वापस चाहिए, वो बेटी जो बरसों से अमेरिका की कैद में है, जिसे दुनिया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम से जानती है। ये जुमला सुनते ही पूरा हॉल जैसे खामोश हो गया। कैमरों की रोशनियों में चमकते चेहरे साकित हो गए। कुछ को यकीन न आया कि कोई लीडर इस अंदाज से अमेरिका को ललकार सकता है, और कुछ की आंखों में एहतराम के आंसू झलकने लगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इब्राहिम ट्रावरे ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम क्यों लिया, उनकी रिहाई का मुतालिबा इस वक्त क्यों किया, और क्या वाकई इब्राहिम ट्रावरे वो शख्सियत है जो आफिया को रिहाई दिला सकते हैं? ये सब जानने से पहले हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तारीख पर बात करनी होगी कि आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई, और आखिर अमेरिका इस एक औरत से इतना खौफजदा क्यों है। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी किसी आम पाकिस्तानी औरत की कहानी नहीं है। वो कोई मदरसे से नहीं पढ़ी, बल्कि उनका शुमार दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में होता था। उन्होंने अमेरिका की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से न्यूरो साइंस में डिग्री हासिल की और फिर उसी मजमून में PhD भी मुकम्मल की। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ दुनिया के काबिल तरीन दिमाग पढ़ने जाते हैं। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहली हैरानी की बात यही है कि एक इतनी पढ़ी लिखी और काबिल खातून, जिसे अमेरिकी मीडिया बाद में अलकायदा की मां कहने लगा, आखिर इस मुकाम तक कैसे पहुंची? तो दरअसल 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका में हालात बहुत बदल चुके थे। हर तरफ खौफ और शक का माहौल था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां, खास तौर पर CIA और FBI हाइपर एक्टिव हो चुकी थीं और हर मशकूक सरगर्मी पर नजर रखे हुई थीं। 2002 में डॉक्टर आफिया और उनके शौहर डॉक्टर अमजद खान ने अमेरिका में कुछ खरीदारी की। ये कोई आम खरीदारी नहीं थी। उन्होंने तकरीबन $10,000 का सामान खरीदा, जिसमें रात को देखने वाली दूरबीनें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बम बनाने के तरीकों पर लिखी गई किताबें शामिल थीं। जब अमेरिकी एजेंसियों को इसका इल्म हुआ तो वो फौरन उनके घर पहुंच गई और पूछगछ शुरू कर दी। आफिया और उनके शौहर ने बताया कि उन्हें शिकार का शौक है, इसलिए ये सामान खरीदा है। एजेंसियों ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप हमारी नजर में रहेंगे। ये वाकया एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, यानी खतरे की घंटी बज चुकी थी। इस वाकये के फौरन बाद डॉक्टर आफिया अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आ गईं। कुछ महीने यहाँ गुजारने के बाद वो दोबारा नौकरी की तलाश में अमेरिका गईं। वहाँ उन्होंने एक और ऐसा काम किया जिसने शकूक व शुबहात को मजीद गहरा कर दिया। उन्होंने अपने शौहर के कहने पर माजिद खान नामी एक शख्स के नाम पर एक पोस्टल बॉक्स खुलवाया। माजिद खान अलकायदा का एक कारकुन था और उस पर अमेरिका में पेट्रोल पंप्स को उड़ाने की मंसूबाबंदी का इल्जाम था। लेकिन आफिया इस बात से बाखबर थीं, लिहाजा वो मजीद शक की नजर में आ गईं। इसी दौरान डॉक्टर आफिया की जाती जिंदगी में भी बड़ी तब्दीलियां आ रही थीं। उन्होंने अपने शौहर डॉक्टर अमजद खान को तलाक दे दी। इस तलाक के सिर्फ 6 महीने बाद ये इल्जाम सामने आया कि उन्होंने अम्मार अल बलूची से शादी कर ली है। अम्मार अल बलूची कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद का भतीजा था। ये दावा एक मशहूर बरतानवी सहाफी डिक्लिन वॉल्श ने अपनी एक रिपोर्ट में किया था। जब वॉल्श ने आफिया के खानदान से इस शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन वॉल्श का कहना है कि अम्मार अल बलूची के खानदान ने इस बात की तस्दीक की कि ये शादी कराची में हुई थी। डॉक्टर आफिया के साबिक शोहर अमजद खान ने भी कुछ चौंका देने वाले बयानात दिए। उन्होंने कहा कि मैं आफिया की पुरतशद्दुद शख्सियत और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में उसकी दिलचस्पी से वाकिफ था। अमजद खान के मुताबिक आफिया शादी के कुछ अरसे बाद ही उन पर बोस्निया और अफगानिस्तान जाने के लिए दबाव डालने लगी थी, क्योंकि उनका मानना था कि वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और हमें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। जब अमजद खान ने इनकार किया तो उनके दरमियान झगड़े बढ़ गए, यहाँ तक कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। अमजद खान के मुताबिक तलाक की असल वजह यही थी कि आफिया हर हाल में अमेरिका के खिलाफ जंगी महाजों पर जाना चाहती थी, और ये सरासर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर एक इल्जाम था। इसके बाद 2003 से लेकर 2008 तक के ये 5 साल डॉक्टर आफिया की जिंदगी के सबसे दर्दनाक साल बना दिए गए, क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों ने 2003 में अलकायदा के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में डॉक्टर आफिया का नाम शामिल कर दिया था। आफिया सिद्दीकी के बारे में जो फर्जी कहानी बनाई गई थी, उसके मुताबिक आफिया गिरफ्तारी से बचने के लिए इन 5 सालों में रूपोश रहीं और एक जगह से दूसरी जगह भागती रहीं।
इन्हीं सालों में दूसरी कहानी ये बताई गई जो ज्यादा मशहूर भी है और पाकिस्तान में ज्यादातर लोग इसी पर यकीन भी रखते हैं। वो ये थी कि 2003 में डॉक्टर आफिया को उनके 3 बच्चों समेत कराची से अगवा करके अफगानिस्तान की बदनाम जमाना जेल बगराम में कैद कर दिया गया था, जहां उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। एक बरतानवी सहाफी यावान रेडली ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बगराम जेल में एक ऐसी खातून कैदी थी जिसे ग्रे लेडी ऑफ बगराम कहा जाता था, और वो शायद डॉक्टर आफिया ही थी। लेकिन यहाँ एक और उलझन पैदा होती है। डॉक्टर आफिया के अपने चचा शमसुल हसन फारूकी ने डेक्लन वॉल्श को बताया कि आफिया 2008 में उनसे इस्लामाबाद में मिलने आई थी। अगर वो 2003 से बगराम जेल में कैद थी तो 2008 में इस्लामाबाद में अपने चचा से कैसे मिल सकती थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल सका। शमसुल हसन के मुताबिक आफिया ने उनसे मदद मांगी थी कि वो उन्हें अफगानिस्तान का बॉर्डर पार करने में मदद करें, क्योंकि वो समझती थी कि वो तालिबान के हाथों में ज्यादा महफूज रहेंगी। जुलाई 2008 में डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान के शहर गजनी से अफगान पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से जो सामान मिला उसने पूरे केस को मजीद पेचीदा बना दिया। माहिरीन के मुताबिक ये सामान भी आफिया को मुल्जिम बनाने के लिए खुद रखा गया था। उनके बैग से सोडियम साइनाइड, एक नाहक खतरनाक जहर, बम बनाने के तफसीली खाके और केमिकल फार्मूले, अमेरिका की मशहूर इमारतों जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नक्शे, एक 10-12 साल का लड़का भी उनके साथ था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उनका बेटा था। अमेरिकी हुक्राम के मुताबिक जब अमेरिकी फौजी और FBI एजेंट उनसे पूछगिछ करने के लिए कमरे में दाखिल हुए तो डॉक्टर आफिया ने जमीन पर पड़ी एक अमेरिकी फौजी की M4 राइफल उठाई और उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गोली आफिया के पेट में लगी और वो शदीद जख्मी हो गई। लेकिन आपको बताते चलें कि जब इस सारे मामले की रिपोर्ट सामने आई तो आफिया की फायरिंग से कोई भी अमेरिकी फौजी जख्मी नहीं हुआ और ना ही उन्होंने किसी को कत्ल किया। इसके अलावा इनके पास से मिलने वाले मवाद की बुनियाद पर इन पर कोई बम धमाका करने का इल्जाम भी साबित नहीं हुआ। इसके बावजूद इन पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा चलाया गया, वो भी अफगानिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका ले जाकर। यह बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि जुर्म अगर अफगानिस्तान में हुआ था तो मुकदमा भी वहीं चलना चाहिए था। मुकदमे के दौरान क्या हुआ? डॉक्टर आफिया का रवैया अदालत में भी बहुत गैर मामूली रहा। उन्होंने पहले अमरीकी हुकूमत की तरफ से फराहम करदा वकला को मुस्तरद कर दिया। जब पाकिस्तानी हुकूमत ने लाखों डॉलर खर्च करके वकील भेजे तो उन्होंने इनके साथ भी ताउन करने से इनकार कर दिया। वो अक्सर अदालत में चीखना शुरू कर देती और कहती कि यह मुकदमा एक ड्रामा है और वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगी। जब इनके दिमागी मुआयने की कोशिश की गई तो इन्होंने इससे भी इनकार कर दिया, क्योंकि इसके लिए इन्हें बेलिबास किया जाता था जिसे वो अपनी तौहीन समझती थीं। उनके इस अदम ताउन की वजह से जूरी उनके खिलाफ हो गई और उन्हें इक़दाम कत्ल और दीगर इल्जामात में मुजरिम करार देकर 86 साल कैद की सजा सुना दी। ये सजा बहुत से लोगों के नजदीक इंतहाई गैर मुनसिफाना है, क्योंकि उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया था और ना ही कोई अमरीकी फौजी उनकी वजह से जख्मी हुआ था। आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की एक जेल में कैद हैं और उनकी कहानी पाकिस्तान में एक सियासी और मजहबी अलामत बन चुकी है। एक तबका उन्हें कौम की बेटी और इस्लाम की हीरोइन समझता है, जिन्हें अमेरिका ने इस्लाम दुश्मनी की वजह से कैद किया हुआ है। दूसरा तबका डेक्लन वॉल्श और दीगर सहाफियों की रिपोर्ट्स और उनके साबिक शोहर और चचा के बयानात की रोशनी में यह समझता है कि वो वाकई इंतहा पसंदाना नजरियात रखती थी और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस थी। लेकिन हकीकत यही है कि ये सब उन पर इल्जाम तराशी की गई ताकि उसके शोहर, जो असल में मुजरिम था, उसे CIA से बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस सारी हकीकत के बावजूद जहां दुनिया भर के तैयब अर्दगान, मोहम्मद बिन सलमान और दीगर वो नामवर मुसलमान हुक्मरान जो उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा कहलाते हैं कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे रहे, वहीं एक नौजवान, बहादुर और गैरतमंद अफ्रीकी सदर इब्राहिम त्रावरे उठा और उसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को खुलेआम ललकारा। ये वाकया एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का है जो मशरिकी अफ्रीका में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली फोरम के तहत मुनक़्क़िद की गई थी, जहां दुनिया भर से सुदूर वज़राए ख़ारजा, अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार, यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड बैंक और दीगर बड़ी ताकतों के नुमाइंदे शरीक थे। ये वो मुकाम था जहां हर लफ्ज़ नाप तोल कर बोला जाता है, जहां आंखें नीची रखकर बात करना ही सफारती आदाब का हिस्सा समझा जाता है। लेकिन जब इब्राहिम त्रावरे को खिताब के लिए दावत दी गई तो ना उसने आंखें झुकाई, न आवाज़ दबाई, न अल्फाज चबाए। सर पर सुर्ख बैरेट, जिस्म पर अफ्रीकी फौजी वर्दी और चेहरे पर बिला का सुकून, जैसे कोई सिपाही नहीं, एक नजरिया स्टेज पर आया हो। जब वो माइक के सामने पहुंचे तो इब्तिदा में उन्होंने अफ्रीकी ममालिक के मसाइल, मगरबी मुदाखलत और कॉलोनियल गुलामी के असरात पर बात की। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने उम्मत मुस्लिमा का जिक्र छेड़ा, हॉल का माहौल बदलने लगा। यूरोपीय सफीरों की गर्दनें सीधी हो गईं, कैमरे तेजी से फोकस करने लगे और कुछ लोगों की पेशानियों पर पसीने नमूदार होने लगे। फिर वो लम्हा आया जिसने पूरे हॉल को साकित कर दिया। जी हाँ, इब्राहिम त्रावरे ने बुलंद आवाज में कहा, जो अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, वो आखिर एक तन्हा लेडी से इतना खौफजदा क्यों है? आखिर वो औरत कौन है जिसे आज भी सलाखों के पीछे इंतहाई सिक्योरिटी में बंद रखा गया है?
हम उस बेटी को वापस मांगते हैं, वो बेटी जिसे दुनिया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम से जानती है। बस दोस्तों, ये जुमला गूंजा तो ना सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल खामोश हो गया, बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। ये कोई जज्बाती मुकर्रिर का नारा नहीं था, ये एक सदर की आवाज थी जो मुकम्मल रियासती हैसियत से दुनिया की बड़ी ताकत को चैलेंज दे रहा था। इब्राहिम तरावरे ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमें हमारी बेटी वापस दो, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई एक पढ़ी लिखी, निहत्ती, बाहिजाब मुस्लिम औरत इतनी खतरनाक है, या फिर वो अमेरिका के झूठ और दोगले निजाम की सबसे बड़ी गवाही है जिसे हमेशा के लिए खामोश रखना जरूरी समझा गया। ये वो लम्हा था जब उम्मत की नजरें तरावरे की तरफ उठी, क्योंकि बाकी सब तो बरसों से सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए थे। नाजरीन, जैसे ही इब्राहिम तरावरे ने आफिया सिद्दीकी का नाम लेकर अमेरिका को ललकारा, वो वीडियो सिर्फ एक स्टेज पर नहीं रुकी, बल्कि लम्हों में पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह बस एक ही बात हो रही थी कि क्या वाकई एक अफ्रीकी सदर ने अमेरिका को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया है। दुनिया हैरान थी, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का दिल धड़क उठा। बरसों से जो मौजू सिर्फ चंद कारकुनों, मुजाहिरों और दुआओं तक महदूद था, अब वो एक आलमी फोरम पर गूंज चुका था। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों ने इब्राहिम तरावरे को अपना हीरो करार देना शुरू कर दिया। ट्विटर पर ट्रेंड्स चले, कुछ नौजवानों ने इब्राहिम तरावरे की वीडियो पर रोते हुए रद्द-ए-अमल दिए, कुछ ने दुआओं के पोस्टर्स लगाए और कई लोगों ने पहली बार आफिया सिद्दीकी के बारे में जाना। कई लोगों ने लिखा, हमें वही लीडर चाहिए जो सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं, उम्मत की बेटियों के लिए भी खड़ा हो सके। लेकिन नाजरीन, जिस तरह ये ललकार उम्मत के दिल में खुशी की चिंगारी थी, वहीं मगरिब के ऐवानों में ये एक झटका था। अमरीकी मीडिया ने फौरी तौर पर इस बयान को जज्बाती सियासत करार दिया। कुछ तज्जियाकारों ने कहा, इब्राहिम तरावरे खुद को इस्लामिस्ट लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों की हमदर्दी हासिल कर सकें। लेकिन वो खुद भी जानते थे कि इस बार बात सिर्फ सियासी फायदे की नहीं, बल्कि ज़मीर की आवाज थी। अमरीकी दफ्तर खारजा ने इस बयान पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंदरूने खाना ये खबर आग की तरह फैली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सेनेट में कुछ अरकान ने तरावरे के बढ़ते आलमी असर पर बहस की। इसी दौरान डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने पाकिस्तान में एक निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा, मैं बरसों से अपनी बहन के लिए चीख रही हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि कोई लीडर वाकई हमारी बात सुन रहा है। नाजरीन, अब सवाल यह है कि क्या इब्राहिम तरावरे सिर्फ एक जज्बाती तकरीर करके बैठ जाएंगे, या वो वाकई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाने के लिए अमली कदम भी उठा सकते हैं। क्या एक अफ्रीकी मुल्क जो अभी अभी नौ आबादियाती निजाम से आजादी की राहों पर गामजन हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सामने कुछ कर भी सकता है? ये सवाल हर उस शख्स के जहन में पैदा हुआ है जिसने तरावरे की तकरीर देखी, जिसने आफिया का केस सुना और जो बरसों से सिर्फ इंतजार में है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इब्राहिम तरावरे सिर्फ एक सदर नहीं, वो एक इनकलाबी लीडर हैं जो मगरिबी गुलामी के खिलाफ खड़े हुए, फ्रांसीसी अफवाज को मुल्क से निकाला, बैरूनी सफारत खानों की इजारादारी खत्म की और अपनी मईशत को आजाद करने का फैसला किया। ये सब वो काम है जो आज की दुनिया में शायद ही कोई मुसलमान लीडर करने का हौसला रखता हो। जब तरावरे ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम लिया तो उन्होंने सिर्फ एक मुतालिबा नहीं किया, उन्होंने एक पैगाम दिया कि वो उन मजलूमों के लिए भी खड़े हैं जिन्हें उनके अपने हुक्मरान भूल चुके हैं। लेकिन क्या वो रिहाई के लिए अमली इकदाम उठा सकते हैं? इसका जवाब है जी हां, मुमकिन है। तरावरे की हुकूमत ने हाल ही में रूसी क़यादत, ईरानी नुमाइंदों और दीगर मुस्लिम रियासतों से सफारती रवाबित मजबूत की हैं। अगर वो इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए आफिया के लिए मुत्तहिदा इस्लामी आवाज पैदा करे तो अमरीका पर दबाव डाला जा सकता है, खास तौर पर उस वक्त जब अमरीका अपनी आलमी साख बचाने की कोशिश कर रहा है। मजीद ये कि पाकिस्तानी हुकूमत अगर तरावरे के साथ मिलकर आलमी सतह पर डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए मुश्तरका मुतालिबा करे तो अमरीका को जवाब देना पड़ेगा। वही अमरीका जो इंसानी हकूक का अलमबरदार बनता है, वो कैसे एक बेगुनाह खातून को सलाखों के पीछे रखने का जवाब देगा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत हमारी आवाज है। अगर उम्मत मुस्लिमा जाग गई, अगर हर मुसलमान नौजवान सोशल मीडिया पर अपने हलकों में, मसाजिद में और जलसों में आफिया का नाम लेना शुरू कर दे तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इब्राहिम तरावरे ने दरवाजा खोला है, अब ये फैसला उम्मत के पास है कि वो सिर्फ तालियां बजाएगी या उस दरवाजे से कदम रखकर अपनी बेटी को वापस लाएगी। नाजरीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी सिर्फ एक कैदी की कहानी नहीं, ये एक उम्मत की गैरत का वो आईना है जिसमें हम सबका असल चेहरा साफ नजर आता है। कभी हम इस बेटी के लिए सड़कों पर निकले थे, बैनर उठाए, नारे लगाए, आंखों में आंसू लिए, लेकिन फिर हम थक गए, सुस्त पड़ गए और दुनिया की मसरूफियात में उलझकर अपनी बेटी को भूल गए। और उधर वो बेटी जो अब भी किसी अंधेरे कमरे में कैद है, जिसे न दिन का पता है न रात का, जिसके बेटे अहमद को जब माँ की तस्वीर दिखाई गई तो उसने बस इतना कहा था कि ये मेरी अम्मी है, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं वो कैसी लगती थी। सोचें, एक बेटे को अपनी माँ का चेहरा याद नहीं, एक माँ अपने बच्चों की आवाज बरसों से नहीं सुन पाई, और एक बहन हर जुमे को बहन की वापसी के लिए दुआ करती है, लेकिन उसका दरवाजा अब भी बंद है। हमने सिर्फ आफिया को कैद नहीं होने दिया, हमने अपनी गैरत, अपने ईमान और अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी को भी कैद होने दिया।
हमने जालिम से दोस्ती रखी और मजलूम को भुला दिया, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है। इब्राहिम ट्रावरे जैसे लीडर सिर्फ तकरीरें नहीं करते, वो तारीख बनाते हैं। उन्होंने वो सवाल पूछा है जिसे हम सब भूल चुके थे कि क्या वाकई एक औरत, एक मुसलमान, एक माँ इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसे 86 साल कैद दी जाए। ये सवाल अब सिर्फ अमेरिका से नहीं, ये सवाल अब हम सब से भी है। तो आइए नाजरीन, हम वादा करें कि हम आफिया को नहीं भूलेंगे, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, हम हर लीडर से सवाल करेंगे, हम सोशल मीडिया पर उसका नाम जिंदा रखेंगे, हम अपने बच्चों को उसकी कुर्बानी सिखाएंगे। क्योंकि अगर हम आज खामोश रहे तो कल जब हमारी बेटियां पुकारेंगी तो सुनने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप भी समझते हैं कि डॉक्टर आफिया सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि एक उम्मत की बेटी है, तो आज ही अपने दिल से, अपनी जबान से और अपने अमल से उसकी रिहाई के लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि शायद अब वक्त आ गया है उस कैद का दरवाजा खोलने का। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटे। तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं, तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे। तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा। एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है। उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा, तुम आगे जाकर देखो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो। चलो बादशाह के पास चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे। वो सब मिलकर बादशाह की दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक इंसान के पैर के निशान देखे। तीनों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है ये किसी औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा, लगता है घर से नाराज़ होकर निकली है। तीसरे ने कहा, लगता है रात के वक्त घर से भागी होगी। यूं ही बातें करते करते एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में आप लोगों को कोई औरत तो नज़र नहीं आई? जिस पर तीनों भाइयों ने अपने लगाए हुए अंदाज़ों का तज़किरा किया, जिस पर वो आदमी हाँ हाँ कहता रहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद तीनों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने तो नहीं देखा उसे। जिस पर आदमी ने कहा, कैसे मान लूँ कि तुम लोग नहीं जानते, जबकि जो मालूमात तुम तीनों ने कुछ देर पहले दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर तुम लोग कैसे नहीं जानते? इसका मतलब वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। जिसके जवाब में इन सब ने कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है तो चलो तुम भी हमारे साथ बादशाह के दरबार चलो। चुनाचा वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। वहां पर रुककर इन्होंने एक दुकानदार से पूछा कि साबिर का घर कहाँ है। तो इतने में एक शख्स वहां पर आ गया
اس نے کہا میں ہوں صابر، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کل تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں نے کیسے تمہارا گھوڑا لے لیا؟ انہوں نے مل کر کہا اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار جا پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں۔ پھر سب نے اپنی اپنی داستان سنائی۔ اونٹ کے مالک نے کہا انہوں نے میرے اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائی، پر میرے اونٹ کے بارے میں نہیں بتایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ میرا اونٹ ان کے پاس ہے، اس لیے مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرے نے کہا میری بیوی جو رات کو گھر سے نکلی، انہوں نے اس کے بارے میں بھی تمام معلومات صحیح فرمائی، پر میری بیوی کا پتہ نہ بتایا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تک نہیں، میری بیوی کو انہوں نے ہی اغوا کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم تینوں کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور، پہلے آپ ہماری مکمل بات سنیں۔ رات کو صابر خان نے ہمارا گھوڑا چرا لیا، جس پر صابر خان نے کہا علی جان مجھے اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں، ناحق یہ لوگ مجھے پکڑ کر لائے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جس وقت صابر خان گھوڑا لے جا رہا تھا تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا جب تم لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تو اسے ملزم کیوں ٹھہرا رہے ہو، اور یہ جو دوسرے تمہیں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس پر کچھ کہنا چاہو گے؟ اس پر کوئی صفائی دینا پسند کرو گے؟ جس پر تینوں بے وقوفوں نے کہا بادشاہ حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اس علم سے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آیا واقع تم لوگ علم غیب جانتے ہو یا نہیں۔ اس کے لیے میں ایک چیز کے اندر ایک چیز کو چھپا کر رکھوں گا، اگر تم لوگوں نے ٹھیک ٹھیک بتایا تو میں سمجھوں گا کہ واقع تم لوگ علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔